मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए NCERT जो क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक है उससे बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में NCERT से अधिक सिलेबस जो होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए इससे एक बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हम एक वन लाइनर की रूम में, एक थ्योरी रूम में आपको बताएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको इस बुक के बारे में पूरे जो लेसन वाइज हैं उसके बारे में बताएंगे और इससे जो महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न होंगे उन्हें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी बुक का नाम है वो है पृथ्वी हमारा आवास। यानी जो पृथ्वी है वो एक हमारा आवास है, ये हमारा इसका टाइटल है बुक का। और इसमें सबसे पहला जो हमारा लेसन बनेगा उसे हम देखते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। यानी सौर मंडल में पृथ्वी की क्या श्रृंखला, क्या भूमिका है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट लेसन की ओर हम लोग देखेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी की देखते हैं हम लोग अधिकांशतः कि जो सूर्यास्त के बाद जब आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, एक छोटी सी कहानी के रूप में इसे समझते हुए चलेंगे और उससे समझ करके जो इससे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आज के समय में जो डीपली प्रश्न बनते हैं वो इस कहानियों में से ही उठाए जाते हैं। तो उस कहानी को एक अच्छे से समझते हुए चलते हैं और इम्पोर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि जो चमकीली वस्तुओं के साथ जब लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं और अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों को दिखाई पड़ता है। जब आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी जो पूर्ण चंद्रमा होता है उसे महीने में कितनी बार देख सकते हैं? हम एक बार देख सकते हैं। और यह जो पूर्ण चंद्रमा होता है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। यानी जिस दिन हमें आकाश में पूर्ण यानी पूरा चंद्रमा जब दिखाई पड़ता है तो उस रात को पूर्णिमा बोलते हैं। यानी वो कौन सी रात होती है? पूर्णिमा रात होती है। और उसके 15 दिन बाद जब आप जब इसे यानी पूर्ण चंद्रमा जब नहीं देख सकते हैं ना, तब यह नए चंद्रमा की रात होती है और उसे हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। यानी जो नए चंद्रमा की रात्रि होती है उसे अमावस्या बोलते हैं और पूर्ण चंद्र की रात्रि को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि पूर्णिमा कब होती है और अमावस्या कब होती है। महीने में 15-15 दिन के अंतराल में पूर्णिमा होती है और 15 दिन के अंतराल में अमावस्या होती है। ठीक, जब पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो पूर्णिमा, और जब पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है, एक नए चंद्रमा की रात्रि होती है, तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो हमारा आकाश है उसको हम लोग देख पाते हैं कि उसमें बहुत सारे जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं? जो रात में या आसमान में जो हम लोग देखते हैं चमकते हुए, जैसे सूर्य, चंद्रमा या वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं तो वो ये सब हमारे सामने होंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और यह जो है कैसे होते हैं? गैसों से बने होते हैं और इनके पास क्या है? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। अगर पूछा जाता है कि सूर्य एक क्या है? तारा है। और जो खगोलीय पिंडों को भी हम लोग तारा के रूप से जानते हैं, तारा के नाम से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि रात्रि में
आसमान की ओर देखते हैं जब, उस समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यानी अलग अलग तरह से जब रात्रि में हम लोग तारे देखते हैं, कभी लाइन से मिलते हैं, कभी गोल यानी समूह के रूप में, इस प्रकार से अलग अलग रूप में हमें क्या है, रात्रि के समय तारों का एक समूह दिखाई देता है और उनको हम क्या कहते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। यानी जब विविध आकृतियों को जब हम देखते हैं तो ये सब क्या है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। हम लोग एक आकृति यानी एक दृश्य के रूप में देख सकते हैं। ये हमारे पास इमेज है और इस इमेज के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि रात्रि के समय इस प्रकार के समूह दिखाई पड़ते हैं। और तो इसमें क्या है कि एक अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर प्रश्न बनता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे कि जब बहुत आसानी से पहचान आने वाले नक्षत्र मंडल जो होते हैं वो स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जैसे कि जो बहुत ही तेज चमकने वाले जो तारे होते हैं और वो 7 होते हैं, उन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। और या उनको हम स्मॉल बियर के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र मंडल बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सप्तऋषि यानी सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स संत, यह 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यानी जो अर्सा मेजर पर जो भाग है नक्षत्र मंडल का, उसमें यह समूह हमें देखने को मिलता है सप्तऋषि का, यानी 7 तारों का समूह जो हमें किस में देखने को मिलता है, वो अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी अगर हम प्राचीनतम की बात करें तो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, क्योंकि इतना उनके पास ज्ञान नहीं था और पता नहीं कर पाते थे, उपकरण नहीं थे कि दिशा का ज्ञान करना, तो लोग क्या करते थे कि इन्हीं रात्रि की दिशा में इन्हीं तारों की सहायता से वो हमें दिशा वो ज्ञान कर लेते थे, क्योंकि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। यानी जो ध्रुव तारा है वो आसमान में उत्तर की दिशा में निकलता है या दिखाई पड़ता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। और उसके माध्यम से सभी जो प्राचीनतम समय के लोग थे वो पता कर लेते थे कि अब मैं किस दिशा में हूँ और या किस दिशा में ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो नक्षत्र मंडल के तारे वगैरह हैं या ऊपर मैंने बताए थे अभी कि उनमें स्वयं का जो गैसों द्वारा बनाए तो स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। वे तारे जो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से मान लो या तारों के प्रकाश से मान लो, वो यानी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंडों को हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं, ग्रह के नाम से जानते हैं। और ग्रह को अंग्रेजी भाषा में हम प्लेनेट के नाम से जानते हैं। जो प्लेनेट होता है उसे हम जानते हैं। यानी जो ग्रह है उसे अंग्रेजी भाषा में हम प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और जो ग्रह शब्द है, प्लेनेट जो शब्द है, वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई के नाम से जाना जाता है। यानी जो प्लेनेट जो वर्ड बना है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक होता है। और जिसका यानी अगर हम वास्तविक अर्थ जाने तो जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले। फिर से समझ लेते हैं। जो ग्रह है उसे हम अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और प्लेनेट जो शब्द है वो
ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई के नाम शब्द से बना है और जिसका अर्थ जो होता है वो परिभ्रमक होता है। और परिभ्रमक का अगर शाब्दिक अर्थ जाने तो उसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाले। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है और यह अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी अगर हम इसे चंद्रमा के स्थान से अगर देखें तो यह पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है और वो वहाँ से उसी रूप में दिखती है जिस प्रकार से हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, एक चमकते हुए तारे के रूप में, और उसी रूप में पृथ्वी भी दिखती है। चलते हैं आगे। एक कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आप बताता हूँ कि जो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस जो है उसके चारों ओर छल्ले हैं। यानी ऐसे हमारे जो ग्रह हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस जो है इनके चारों ओर छल्ले हैं और यह जो छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं और इन जो पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी जो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हमारा ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जो ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ध्यान से देखते हैं कि जो सूर्य है ये हमारा सूर्य है और सूर्य के जो ग्रह होते हैं वास्तविकता वो कितने होते हैं हमारे ग्रह? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है। अब उन 8 ग्रहों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह है। सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध ग्रह है, जिसे हम अंग्रेजी के अगर शब्द में जाने अंग्रेजी भाषा में तो उसे हम मरकरी नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ग्रह बन रहे हैं जैसे शुक्र हमारा ग्रह है उसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वीनस। उसके बाद हमारा पृथ्वी ग्रह है, इसको हम ईर्थ कहते हैं। और उसके बाद जो बृहस्पति है उसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। यूरेनस जो है वो यूरेनस के ही नाम से जाना जाता है। और शनि जो है वो ईस्टर्न के नाम से जाना जाता है और नेपच्यून जो है वो नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो रोचक पॉइंट हैं, जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बुध जो है इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। बुध जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है, यानी चक्कर लगाता है। तो वो कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में लगाता है। कितने में? 88 दिन में। यानी जो बुध है अपने जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 88 दिन में पूरा कर लेता है। और जब वो अपने अक्ष की अगर बात करें, यानी जो अपनी धुरी पर जो वो घूमता है वो कितने दिन में चक्कर लगाता है? वो 59 दिन में लगाता है। यानी अगर सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने का समय बुध का है 88 दिन, उसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं बुध को। और यह जो अपने अक्ष पर जब घूर्णन गति करता है तो यह 59 दिन में पूरा करता है। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक जो चक्कर लगाता है वो 255 दिन में करता है कंप्लीट। जो शुक्र जो है वो 255 दिन में अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर वो उसे हम अपने अक्ष की अगर बात करें तो वो 243 दिन में पूरा करता है। 255 सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय जो वीनस का टाइम होता है वो 255 दिन लगाता है वीनस। और वीनस अगर अपनी धुरी की बात करें तो वो 243 दिन में पूरा कर देता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमण करता है वो
365 दिन में पूरा करता है। 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अगर हम उसे पृथ्वी जो है अपनी धुरी की अगर बात करें तो वो 1 दिन में पूरा चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में। फिर से समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो 365 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 1 साल में लगभग। और जो अपनी अगर धुरी की बात की जाए तो वो 1 दिन में पूरा करती है, यानी 1 दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर है, तो वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी का अगर हम उपग्रह की बात करें या हम कहते हैं कि चंद्रमा की संख्या कितनी है, पृथ्वी का उपग्रह की बात करें या चंद्रमा कितना है, तो वो 1 है। कितना है? 1। मंगल ग्रह की अब हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्स। मार्स के नाम से जो मंगल ग्रह होता है उसके बारे में अगर बात करें तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, जो मार्स है उसके बारे में थोड़े से महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको समझते हैं कि जो मार्स सूर्य का जब एक चक्कर यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको जो समय लगता है वो 687 दिन का समय लगता है। यानी 687 दिन में जो ये मंगल ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन लेते हैं। और जब अगर हम इसे अपने अक्ष की बात करें यानी अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर इसकी जो घूर्णन गति का समय है वो भी कितने 1 दिन का है, यानी 24 घंटे का ही है। 24 घंटे में यानी 1 दिन में ये अपने अक्ष पर पृथ्वी के बराबर ही समय लगता है मंगल को भी अपने अक्ष के लिए। और अगर हम एक सूर्य के चक्कर की बात करें तो वो 687 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो और इसमें अगर हम उपग्रह की बात करें, उपग्रह को हम चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी का पूछ दिया जाए कि किस ग्रह का कितने चंद्रमा है, यानी और पूछ दिया जाए कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो वो आप कंफ्यूज मत होना। चंद्रमा अगर बात की जाए तो चंद्रमा को भी एक उपग्रह की श्रृंखला का नाम दिया गया है, उसके ही रूप में है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये चंद्रमा पूछ दिया गया तो चंद्रमा कितने हैं, तो नहीं, इसका मतलब है कि उपग्रह कितने हैं। तो चंद्रमा की जो संख्या है मंगल की तो वो है 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पति के बारे में, यानी जुपिटर की अगर हम बात करें तो जो ये जुपिटर है, जुपिटर सूर्य के चारों ओर एक जो चक्कर लगाता है वो कितने दिन में लगाता है? 11 दिन में, सॉरी 11 साल 11 महीने। यानी अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है वो पूरे जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो 11 साल और 11 महीने, कितना? 11 महीने, इतने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। और यानी लगभग कहने की अगर बात करें तो 1 महीना कम 12 साल। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि लगभग 12 साल, तो 12 साल में लगभग ये पूरा करता है। और अगर इसकी हम अपने अक्ष की बात करें तो यह अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति करता है वो 9 घंटे 56 मिनट में पूरी कर लेता है। फिर से समझते हैं कि जो जुपिटर है लगभग 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का, और यह अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति पूरा करता है वो 9 घंटे 56 मिनट, यानी 9.56 9 घंटे 56 मिनट में अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर घूर्णन गति को पूरा कर लेता है। और इसमें अगर चंद्रमा की बात करें तो इसके उपग्रह जो है वो 16 है। कितने? 16 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं शनि की, यानी ईस्टर्न की बात करें तो जो सूर्य के चारों ओर जो शनि है वो 29 साल 5 महीने का समय लगता है। जो शनि ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो 29 साल 5 महीने 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। और अगर अपने अक्ष पर की बात करें तो यह अपने अक्ष पर 10 घंटे
40 मिनट में एक घूर्णन गति को पूरा कर लेता है। और इस ग्रह के ही सबसे अधिक उपग्रह है। प्रश्न बनता है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो वो इसी ग्रह के हैं जो कि 30 से भी अधिक हैं। यानी उपग्रह जो है शनि ग्रह के वो 30 से भी अधिक हैं, इसके 30 से भी अधिक हैं। और यह जो सूर्य का चक्कर पूरा करता है वो 29 साल में करता है, 29 साल 5 महीने में। और अगर अपने घूर्णन की बात करें तो 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। कौन सा? शनि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरेनस की बात करें तो यूरेनस जो है, पूरा नहीं दिख रहा होगा, फिर से कर देता हूँ। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो करता है, उसमें जो समय लगता है उसका वो 84 साल का लगता है। यूरेनस की बात करें तो यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 84 साल लेता है। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति करता है उसमें 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। फिर से समझते हैं इसको कि जो यूरेनस है वो सूर्य की ओर जब चक्कर लगाता है तो उसमें कितना समय लेता है, वो 84 साल समय लेता है। और अपने अक्ष की बात करें तो वो 17 घंटे 14 मिनट में पूरा कर लेता है अपनी दूरी पर। अब लास्ट ग्रह हमारा बनता है, इसमें जैसे कि इसकी अगर उपग्रहों की बात करें तो इसमें लगभग जो उपग्रह होते हैं यूरेनस के भी वो 17 उपग्रह होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 17 उपग्रह होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट ग्रह की, जो कि है नेपच्यून। अगर नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून जो है सूर्य के जो पूरा चक्कर लगाता है उसमें लगभग 164 साल का समय लेता है। सूर्य के चक्कर लगाने में 164 साल। और अपने घूर्णन की अगर बात करें तो 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। और इसके अगर हम उपग्रह की बात करें तो लगभग 8 उपग्रह हैं। ये हमारी जो था ग्रह के बारे में, जो कि हमारे 8 ग्रह हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। इतने हमारे 8 ग्रह हैं। और इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे मैंने आपको बताए। जो अब इसमें कुछ और जान लेते हैं। ग्रह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह हैं वो सूर्य के नज़दीक जो ग्रह होते हैं या चट्टानों से बने होते हैं वो हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और जो बाहरी ग्रह होते हैं वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अगर प्रश्न बने कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो हमारा एक शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने समझा कि जो ग्रह के बारे में समझा, ग्रह क्या है और उपग्रह उसके कितने हैं और ये ग्रह कैसे बने, ये सारी बातों को हमने अभी समझा। अब इसको हम थोड़ा एक कहानियों के रूप में समझ लेते हैं कि एक पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल है, सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और यह सौर शब्द का अर्थ है। यानी जो सोल है वो सौर शब्द का अर्थ है, सूर्य से संबंधित है। इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, अर्थात सौर मंडल के नाम से जानते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में समझा। अब हम समझते हैं कि जो शब्द की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। यानी ज्योग्राफी जो शब्द है, भूगोल जिसे बना है, वो किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो उसके बारे में हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो कि बना है जी ई, यानी जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी या ग्राफिया, और ग्राफिया का जो अर्थ होता है वो होता है लिखना। यानी जी जो शब्द है उसका अर्थ होता है पृथ्वी
और दूसरा जो वर्ड बना है प्लस ग्राफिया। तो ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। यानी अगर पूरी बात की जाए कि जी ग्राफिया का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है पृथ्वी के बारे में लिखना। इसको हम और अधिक गहराई से समझते हैं। जियो, जैसे वर्ड बनता है जियोग्राफी, तो जो जियो है, जियो 3 वर्डों का से अध्ययन किया जाता है जियो के बारे में। जैसे कि जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। अगर बात की जाए कि जियोमेट्री, अगर जियोमेट्री की बात करी जाए तो उसमें होता है पृथ्वी के मापन का अध्ययन। और अगर हम बात करते हैं जियोइड, तो जियोइड के बारे में मतलब होता है कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि जो सौरमंडल है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर जो सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। और जो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल या इससे जो सौरमंडल बंधे रहते हैं, तो वो इसी के खिंचाव से, यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, एक उसी से बने हुए हैं। और सौरमंडल के जो प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। यानी अगर सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा की अगर स्रोत माना जाए तो वो सूर्य है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे ग्रह में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? वो 8 ग्रह हैं, जो कि मैंने बताया अभी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से अगर उनकी अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों के नाम अगर याद रखने का आसान जो तरीका है वो ट्रिक है, माई बियर, इफिशिएंट मदर, जस्ट सेव्ड अस न्यूट्स। ठीक है, ये हमारा एक अंग्रेजी का याद करने का तरीका है। जैसे माई का मतलब होता है मरकरी, मरकरी का मतलब होता है बुध, वेरी का मतलब होता है वीनस, वीनस का मतलब होता है शुक्र। उसके बाद आता है इफिशिएंट, इफिशिएंट का अर्थ होता है ईर्थ, यानी ईर्थ का मतलब पृथ्वी। उसके बाद मदर, मदर का अर्थ जो होता है, अगर मदर की बात की जाए तो यह मार्स होता है, यानी मंगल ग्रह। और अगर जस्ट की बात की जाए तो जुपिटर होता है, जुपिटर जो कि बृहस्पति। सेव्ड की बात करें तो ईस्टर्न यानी शनि ग्रह। और इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह होते हैं, जो कि मैंने अभी ग्रहों के बारे में आपको एक अच्छे से बताया। चलिए, जो शुक्र ग्रह होता है वो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, या पृथ्वी की शुक्र जो पृथ्वी है वो शुक्र की बहन मानी जाती है। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम लोग समझ लेते हैं इसको। और एक ग्रह हमारा था जो कि 2003 यूवी करके जो सिरस के नाम से था, वो प्लूटो वने ग्रह के रूप में जाना जाता था, जो कि अगस्त 2006 में इसका नाम एक ग्रह के रूप से हटा दिया गया था। एक हमारे खगोल शास्त्री थे जो कि आर्यभट्ट थे, जो कि प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व में सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो होते हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और यह जो चक्कर लगाते हैं जिस रास्ते को, इसे हम बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार में जो फैले हुए हैं, उसे हम कक्षा कहलाते हैं। ठीक, और जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह पृथ्वी सूर्य की दूरी के अनुसार, जैसे ही हमारा सूर्य है, फिर बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, यानी यह तीसरा ग्रह है, जो कि अगर आकार में बात की जाए तो पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास जो है
थोड़ी चपटी होती है और यही कारण है इसके आकार को हम भू-आभ के नाम से जानते हैं। भू-आभ, भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी को हम भू-आभ के नाम से भी जानते हैं और इसका मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। प्रकाश की जो गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक जो पहुंचने में समय लगता है वो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसमें आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट का लगता है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल जो है पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, जो कि ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी पाई जाती हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी लगभग नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है नील जो आर्मस्ट्रांग थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था और यह एक भारतीय यानी जो नील आर्मस्ट्रांग थे, तो इसी प्रकार से ये 29 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे। और आपको अगर पता है कि ये जो चंद्रमा पर और कौन भारतीय पहुंचा है तो उसके बारे में जानकारी देखें। अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक ऐसा उपग्रह है जिसका व्यास इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे यानी पृथ्वी से लगभग दूरी इसकी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और आप जो पृथ्वी एवं सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित जो उपग्रह उसे हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे हम रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेज सकते हैं एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय जो उपग्रह हैं जैसे कि इनसैट, IRS और एडुसेट, ये जो हमारे हैं वो मानव निर्मित उपग्रह हैं। जैसे कि हम इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह कक्षा में प्रवेश करना। चलिए देखते हैं। तो वो किस में पाए जाते हैं? ये हमारे मंगल एवं बृहस्पति के उसमें कक्षाओं में पाए जाते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।